Hello dear students, I hope you all are well at your places. Today we are going to take the revision of our chapter number 11 and 12. Okay students, so our chapter number 11 is marketing. As we know, marketing is a place of buying and selling of goods and services where both buyers and sellers are available. Basically, goods are offered by different manufacturers and the consumers ultimately purchase the goods from that particular market according to the needs and the requirements of that consumer. After understanding the meaning of the marketing, let us discuss some of the features of the same. The first one is needs and wants. As we know, today is the market which is a buyer's market and not a seller's market. If you have gone through the period of liberalization and after liberalization, the scenario has been changed. अभी के टाइम में क्या है कि जो सेलर है उसको वही गुड्स बनाने पड़ते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, जिसकी मार्केट में नीड्स होती है, ठीक है। सेलर अपनी इच्छा से कोई भी गुड्स अगर ऑफर करेगा तो उसमें क्या रहेगा, उसमें एक डर रहेगा सेलर को कि क्या पता वो गुड्स सेल होगा या नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि मार्केट रिसर्च की जाए, प्रोडक्ट के बारे में पता लगाया जाए कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा गुड सेल हो सकता है और अल्टीमेटली उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जाए। नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। दैट मीन्स वो सारे प्रोडक्ट्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो कंज्यूमर को आप दिखाओगे, उसके बारे में सारे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर को, और कंज्यूमर को फिर उसमें से जो प्रोडक्ट सही लगता है वो उसको परचेज कर लेगा। दैट मीन्स आपकी ड्यूटी क्या बनती है एज अ सेलर, आपकी लाइबिलिटी क्या है कि जो भी गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे गुड्स आप कंज्यूमर को दिखाइए, उसके साथ साथ सारे गुड्स से रिलेटेड सारे फीचर्स उनको बताइए, और कंज्यूमर को जो भी गुड्स लगता है कि भाई हाँ ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको परचेज कर ले। नेक्स्ट, कंज्यूमर वैल्यू। देखिए पहले के टाइम में क्या था, लिबरलाइजेशन से पहले की सिचुएशन में कि हमारा जो सिनेरियो था वो प्रॉफिट का था। जो सेलर सेल करता था वो कंज्यूमर को परचेज करना पड़ता था, और जो सेलर काम करता था वो किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद का जो सिनेरियो है वो क्या है, अब आपको कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा। कस्टमर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, तभी आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये फॉर श्योर है कि वो नेक्स्ट टाइम आपका गुड्स परचेज नहीं करने वाला है, राइट। नेक्स्ट, एक्सचेंज मैकेनिज्म। बेसिकली एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट एनी कमोडिटी, एनी करेंसी। देखिए इस चीज को हम समझ सकते हैं, हमारे बार्टर सिस्टम से डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है। बार्टर सिस्टम के टाइम क्या होता था कि गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल हैं अगर वो सामने वाले पर्सन को चाहिए होते थे तभी मैं गुड्स को एक्सचेंज कर पाता था। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, और अब एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, करेंसी से एक्सचेंज किया जा रहा है। भाई आप जो भी गुड्स सेलर से परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको क्या पे करना पड़ रहा है, कंसिडरेशन पे करना पड़ रहा है, ऑलराइट। Now, after the features, there are some marketing management philosophies. The first one is production concept. That means यहाँ पे क्या है कि आपको अपना प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करनी है। यहाँ पे प्रॉफिट या फिर कमोडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज आप मार्केट में एंटर हुए, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना आपने शुरू किया, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक मेरा गुड्स पहुँच जाए, मैक्सिमम मेरे को प्रॉफिट हो जाए, और जितनी भी कॉस्ट मैंने लगाई है वो कॉस्ट रिकवर हो जाए, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द प्रोडक्ट कंसेप्ट। बेसिकली इस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि भाई देखिए अब सिर्फ गुड्स सेल करना प्रायोरिटी नहीं है, मेरे को क्वालिटी गुड्स सेल करना पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में जाता है, प्रोडक्ट की रिसर्च करता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। वो कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने आपका गुड्स परचेज किया, गुड्स को यूज़ किया, और उसके बाद उसे लगा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे परचेज करने नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना है कि भाई कंज्यूमर जिस पर्पज से वो गुड्स को परचेज कर रहा है वो पर्पज सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट। बेसिकली मार्केटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। इन्फॉर्मेशन कैसे कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या क्या इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूमर को दोगे ताकि कंज्यूमर अपना माइंड मेकअप कर ले कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट परचेज करना है,
ठीक है। देखिए जो भी गुड्स आप बना रहे हैं, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये पर्टिकुलर गुड्स बनाया? आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कंज्यूमर ढूंढने पड़ेंगे। तो अल्टीमेट गुड्स के मैन्युफैक्चर होने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी आपको काम करने पड़ रहे हैं, वो सारी चीज किसके अंदर इंक्लूड हो रही है? मार्केटिंग के अंदर। And the societal marketing concept, that means for the welfare or the benefit of the society. That means आप क्या कर रहे हैं? जो भी काम किया जा रहा है एक बिजनेस फर्म के थ्रू, किसके लिए है? वेलफेयर, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए। क्योंकि देखिए जो गुड्स अल्टीमेटली बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? कंज्यूमर के लिए बन रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो बेसिकली जो फर्म काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है? सोसाइटी के लिए कर रही है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मीन्स द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस की जो सारी चीजें चल रही हैं वो किसके आसपास रिवॉल्व हो रही हैं? प्रोडक्ट। बेसिकली क्या है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज तो होनी चाहिए जो आप मार्केट में जाकर ऑफर करोगे, राइट। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है कि भाई आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, एक ऐसा कमोडिटी होनी चाहिए जिसे आप सेल कर पाओ, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन पे करेगा कंज्यूमर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और इसी को सेल कर कर आप क्या करने वाले हो? अपना बिजनेस रन करने वाले हो, रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, राइट। नेक्स्ट इज प्राइस। देखिए प्राइस की जब बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है कि भाई जब प्राइस फिक्स की जा रही है तो हमें क्या करना है? पहली चीज, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब हम मिनिमम प्रॉफिट तो कमाएं कम से कम। उस प्रोडक्ट में जितनी कॉस्ट लगी है वो भी रिकवर हो जानी चाहिए। साथ के साथ थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मार्केट के अंदर तो वो कॉम्पिटिटर की प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होगा? अगर कॉम्पिटिटर मेरे से कम प्राइस पे वही कमोडिटी या वही गुड सेल कर रहा है तो क्या होगा? कंज्यूमर उससे परचेज करेगा, मेरे पास क्यों आएगा? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई देखो सबसे पहले जितना मैंने कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए। सेकेंड थिंग इज मेरे को मिनिमम प्रॉफिट भी हो जाना चाहिए। थर्ड थिंग, जो प्राइस मेरी रहेगी वो किसके ज्यादा नहीं होनी चाहिए? कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। थर्ड वन इज प्लेस। दैट मीन्स कौन सी ऐसा जगह होगी जहां पे मेरा गुड्स अल्टीमेटली सेल होने वाला है, ठीक है, वो चीज मेरे को देखनी है। क्योंकि देखिए हर कमोडिटी का या हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर मार्केट होता है, ठीक है, जहां पे उस गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है, जहां पे वो कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी में उस गुड्स को परचेज करते हैं। जैसे अभी हम बात करें विंटर सीजन्स, तो यहाँ पे क्या है, अभी आपको वुलन्स इजीली सेल हो जाएंगे तो आपको एक मार्केट मिल सकता है। तो मेरे को ये चीज़ देखनी है कि भाई जो प्रोडक्ट मेरे पास बनकर रेडी हो गया वो अल्टीमेटली सेल होगा कहाँ पे, मेरे को कंज्यूमर्स मिलेंगे कहाँ पे, वो एरिया, वो जगह मेरे को डिसाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स अपने गुड्स के बारे में लोगों को बताना, अलग अलग तरीके के ऑफर्स देना उनको, ठीक है। प्रमोशन मतलब देखिए हम इस चीज को डायरेक्टली रिलेट करते हैं एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या होता है? एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब वो एडवर्टीजमेंट्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके इन दी फॉर्म ऑफ टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स हो सकता है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, रेडियो एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट दिए जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रमोशन की, तो प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि भाई कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट को सेल करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपका नया प्रोडक्ट है तो आप सैंपल्स की तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप रिबेट्स दे सकते हो, डिस्काउंट्स दे सकते हो कंज्यूमर को। दैट मीन्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है हमें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, कि किसी भी तरीके से कंज्यूमर हमारे पास आए और गुड्स को परचेज कर, राइट। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। जैसे हमने दोनों के बारे में पढ़ा, एडवर्टीजमेंट्स के बारे में भी पढ़ा और सेल्स प्रमोशन के बारे में भी। अब कुछ स्कीम्स है, कुछ तरीके हैं हमारे गुड्स के लिए सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज ब्रांडिंग। देखिए आपका प्रोडक्ट का एक प्रॉपर ब्रांड नेम होना चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करो, ठीक है। आज मैं बोल दूं एक्स प्रोडक्ट, तो एक्स प्रोडक्ट तो कितनी ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के नाम रख सकती हैं, तो आपका प्रोडक्ट उनकी से कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो एक प्रॉपर यूनिक नेम होना चाहिए आपका प्रोडक्ट का, जिससे आप या आपका जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके। नेक्स्ट थिंग इज पैकिंग। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए और उसके यूज करने के लिए। जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने 3 टाइप की पैकिंग्स के बारे में पढ़ा था। पहला होता है प्राइमरी पैकिंग,
जिसमें अल्टीमेट गुड्स को स्टोर किया जाता है। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी सेकेंडरी पैकिंग, जो उस प्रोडक्ट को रखने के लिए या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सिंगल यूनिट्स में काम आता है। और थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, ऐसी पैकिंग जो मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को पैक करता है और अल्टीमेट होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचाता है, तो वो जो कार्टन पैकिंग, बॉक्स पैकिंग होती है, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि देखिए उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैकिंग की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, उसमें आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाना है कंज्यूमर को, उसके लिए पैकिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पैकिंग का एक बहुत मेजर रोल होता है। थर्ड वन इज लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है उस प्रोडक्ट के बारे में सारे स्पेसिफिकेशंस लिख देना। जैसे आप पैकिंग के ऊपर देखते हैं, उसकी प्राइस लिखी रहती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, उसके कंटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो वो सारी चीज किसके अंदर आती है, पैकिंग के, इसके लेबलिंग के अंदर, राइट। क्योंकि देखिए इस लेबलिंग के थ्रू ही कंज्यूमर को ये पता चल पाता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो जाएगा, इसकी प्राइस क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर मिल जाएगी हमें, लेबलिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज प्राइस। देखिए इस बारे में हमने पहले भी बात की है। प्राइस का मतलब क्या होता है, वो चीज, वो कंसीडरेशन जो हम चार्ज करेंगे कंज्यूमर के लिए। तो जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि भाई जो प्रोडक्ट मैं ऑफर कर रहा हूं कंज्यूमर को, और उसके लिए जो प्राइस चार्ज की जा रही है, क्या वो कन्वीनियंट है, क्या कंज्यूमर इतनी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएगा, उसी के बेसिस पे मेरे को प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरा, मेरी कॉस्ट क्या लग रही है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, कितनी मैंने मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कॉस्ट बियर करी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद थर्ड थिंग, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स जो भी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में आ रही है वो तो उसमें इंक्लूड होगी, साथ के साथ कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन, जो हमने बात करी। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन मतलब अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को सेल करना अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने आपसे बात करी थी डिस्काउंट्स ऑफर करके, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसी कुछ स्कीम ऑफर करके। तो किसी भी तरीके से मैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करूं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरे पास डेड स्टॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। Now there are certain techniques of the promotion mix. First one is advertisements. Advertisements जो हमने अभी बात करी, advertisements का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना कंज्यूमर को कि भाई ये मैं प्रोडक्ट आपके सामने लाने वाला हूँ, इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं और इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। पर्सनल सेलिंग, देखिए पर्सनल सेलिंग एक नया कंसेप्ट है कि भाई कंज्यूमर को शॉपकीपर या बायर को शॉपकीपर तक आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुड्स आपके डोर स्टेप्स तक लाया जाएगा, ठीक है, गुड्स आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा और आप घर पे अपने कन्वीनियंटली उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। वहीं पे क्या किया जाएगा, आपका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा प्रोडक्ट का। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आता है तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन देखिए इस टेक्निक से सेलर को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब वो शॉप से सेल कर रहा था गुड्स को तो कंज्यूमर आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी, साथ के साथ उस प्रोडक्ट का फीडबैक भी उसे नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं क्या कंज्यूमर को एक्चुअली में पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन पर्सनल सेलिंग होने के बाद एक चीज बेनिफिशियल हो गई कि भाई जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो कंज्यूमर का फीडबैक मेरे को एट द स्पॉट मिल जा रहा है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेज करने वाला है या नहीं करने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। मींस सेल्स को प्रमोट करना है, मेरे को मेरी जो सेल्स हो रही है उसको इंक्रीज करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, या तो कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दूं, या फिर डिस्काउंट्स ऑफर कर दूं, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट के साथ कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा दूं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल्स पे बेसिकली होता है ईयर में एक बार कोई भी आप जो कूपन्स वगैरह है मिनिमम अमाउंट के फ्यूल फिल कराने के बाद आपको कूपन्स दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस लिए हैं, सेल्स को प्रमोट करने के लिए। जो सेल्स मेरी कम हो रही है या मेरे को लगता है कि मैं इससे ज़्यादा सेल कर सकता हूँ तो उसको इंक्रीज करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशन मेंटेन करना कंज्यूमर के साथ, क्योंकि कंज्यूमर आपसे बाइंग करने में या परचेज करने में जितना फ्री होगा उतनी ही आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। कंज्यूमर को आपका बिहेवियर समझ में आ रहा है, कंज्यूमर को आपको बिजनेस करने की पॉलिसी समझ में आ रही है, तो कंज्यूमर रिपीटेडली आपके पास आता है।
और सेलर के लिए भी एक श्योरिटी हो जाती है कि भाई इतना कस्टमर का जो बेस है वो मेरे पास हमेशा आएगा, इतनी सेलिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, राइट। तो अगर आपका रिलेशन अच्छा है कंज्यूमर के साथ, आप प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो, उनको गुड्स एंड सर्विसेज टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हो, तो एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है आपका कंज्यूमर के साथ, और कंज्यूमर भी माइंड से फ्री हो जाता है कि भाई प्रोडक्ट सर्च करने के लिए मेरे को अब अलग अलग मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक फिक्स डेस्टिनेशन है, एक फिक्स प्लेस है जहां से मैं गुड्स परचेज कर सकता हूं। ओके, so students, this was the chapter number 11. Now we will continue with chapter number 12. So chapter number 12 is very easiest topic of your syllabus, that is consumer protection, but it is an important for your daily life also. So let's start with this chapter, that is chapter number 12, consumer protection. The first thing is the concept in the consumer protection is we have already seen the two things, that is caveat emptor and caveat venditor. बेसिकली पहले के टाइम में क्या था कि जब गुड्स परचेज किया जाता था तो कंज्यूमर को ही बोला जाता था कि भाई आप जब प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आपको क्या रहना पड़ेगा, पूरा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करो, अगर आपकी गलती से कोई भी चीज़ होती है तो आप उसके लिए लाइबल हो। इसका एडवांटेज किसने लेना स्टार्ट किया, सेलर्स ने, कि भाई देखो सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर जा रही है, कंज्यूमर के ऊपर जा रही है, मेरी कोई लाइबिलिटी है नहीं, मैंने एक बार गुड्स कंज्यूमर को सेल कर दिया, मैं अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गया। इस चीज़ को देखते हुए एक दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम रखा गया कैवेट वेंडेटर, कि भाई लाइबिलिटी सिर्फ कंज्यूमर की नहीं है, सेलर की भी लाइबिलिटी बनती है, कि भाई आप जो गुड्स कंज्यूमर को सेल कर रहे हो उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करोगे, ऐसे नहीं कुछ भी दे दिया आपने कंज्यूमर्स को, और अगर गलती आपकी हुई तो उस केस में लाइबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी, राइट। नेक्स्ट, इस एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बेसिकली हमारा, उसके अंदर कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज द लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक चैप्टर है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई अगर लाइबिलिटी किसकी है, सेलर की है, तो उस केस में आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, गुड्स के लिए किस तरीके से आप अपना क्लेम कर सकते हो सेलर से, कौन कौन सी ऐसी कोड्स हैं जिसके पास आप जा सकते हो, और क्या क्या उनकी मॉनेटरी लिमिट्स हैं, ये सारी चीज़ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बता रखी है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लाइबिलिटी, कि भाई सेलर की लाइबिलिटी है कि जो गुड्स उसने बोला है वो आप तक देगा, और आपकी लाइबिलिटी क्या है कि भाई जितना भी कंसिडरेशन उस गुड्स का बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप दोनों बाउंड हो गए अपनी अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेसिकली क्या होता है, जब गुड्स को सेल किया जाता है तो उसके साथ कुछ वारंटीज आती हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो गई या इम्प्लाइड हो गई, ठीक है, या तो वो रिटर्न वारंटी हो सकती है, या फिर आपके गुड्स की जो सेलर है वो आपसे ऐसे वर्बली भी बोल सकता है कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ 6 मंथ्स की वारंटी या 1 ईयर की वारंटी आती है। अगर गुड्स किसी भी तरीके से कोई खराब हो जाता है तो आपको उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर इसके बीच में हमारे प्रोडक्ट में कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो हम सेलर के पास जा सकते हैं और उस प्रोडक्ट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्री में करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। बेसिकली ये एक्ट एप्लीकेबल होता है हमारी एसेंशियल गुड्स पे। एसेंशियल मीन्स जो हमें हमारी डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है। तो अगर एसेंशियल कमोडिटीज ऐसी कोई भी कमोडिटीज है उसमें किसी भी तरीके की गुड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, किसी भी तरीके का एडल्ट्रेशन किया गया है, कोई भी तरीके का मिक्सचर किया गया है गुड्स के साथ, तो आप इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, इस एक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं उस सेलर के अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। दैट मीन्स ये क्या करता है, ये एक्ट बेसिकली एप्लीकेबल होता है सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। ये एक्ट बोलता है कि भाई जो भी गुड्स है उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो सेलर है वो बहुत लो क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बहुत हायर प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके की क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करोगे, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1934। देखिए इस चीज को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से क्या होता है
कि भाई जब हम कोई भी ऐसा लूज प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, तो सेलर क्या करता है, उसमें कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस ऐड कर देता है, जैसे कोई भी स्मॉल स्टोन्स हो गए या ऐसी कोई चीज़ उसका वेट इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज देखा जाए, देखिए प्राइस तो हम पूरे क्वांटिटी के पे कर रहे हैं, तो ये जो गड़बड़ की है किसने, सेलर ने। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो ये एक्ट आपको बोलता है कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपके सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। बेसिकली क्या होता है, ये जो एक्ट है बेसिकली बनाया गया किसके लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे क्या किया, जब आप कोई भी पैकिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर वेट्स रखने पड़ेंगे, प्रॉपर क्वांटिटी कंज्यूमर तक पहुंचानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आपको अपने जितने भी वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हर 6 मंथ्स में इंस्पेक्ट करवाने पड़ते हैं, और वो इंस्पेक्शन करता कौन है, गवर्नमेंट की एजेंसीज करती हैं। और हर 6 मंथ्स के अंदर आपको लाइसेंस दिया जाता है कि भाई आप जितने भी वेट्स एंड मेजर्स इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब हम पेट्रोल मशीन्स जो होती हैं, बीच में बहुत ज़्यादा फ्रॉड आए थे इनके, तो ये एक्ट उस चीज़ को भी कवर करता है। मशीन को इंस्पेक्ट किया जाता है कि भाई जितना प्राइस या जितनी कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से गुड्स आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर मार्क होता है, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है। हमने अपने वीडियो में भी देखा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल, ठीक है, उसका जो ईटन एप्पल है वो क्या है, उसका लोगो हो गया, उसका ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर उसी चीज़ को यूज़ करते हुए कोई दूसरी कंपनी सेम तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लग जाती है तो इसका नुकसान किसको है, कंपनी को। क्यों? क्योंकि कल को अगर उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट से किसी भी तरीके का कंज्यूमर को नुकसान होता है तो गुडविल किसकी खराब होगी, एक्चुअल कंपनी की। तो ये एक्ट आपको प्रोटेक्शन करता है कि भाई देखिए जब आपका कोई मार्क है जिससे आप बिजनेस कर रहे हो आप उसको रजिस्टर करा लीजिए, और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ ही आपके पास क्या आ जाता है, उसको यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है। अब कोई भी अगर दूसरा पर्सन उस पर्टिकुलर मार्क को यूज करना चाहता है तो पहले आपकी परमिशन लेगा, अगर आप उसको परमिशन देते हो तो ही उसके पास वो पावर आएगी, नहीं तो वो आपके मार्क को यूज नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट द कंपटीशन एक्ट 2002। बेसिकली जो कंपटीशन एक्ट है वो बोलता है कि भाई मार्केट में प्रॉपर कंपटीशन मेंटेन करना चाहिए, रहना चाहिए। किस तरीके से कि भाई देखिए अगर आप प्रोडक्ट को बहुत कम प्राइजेस पे सेल करना स्टार्ट कर देते हो, जो ऑब्वियसली चाइना करता है हमेशा, तो क्या होगा, उससे दूसरी जो कंपनीज हैं या जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनका मार्केट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका मेन टारगेट है कि भाई मैं ऐसी कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करूं जिससे मेरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में खत्म हो जाए और उसके बाद मैं मोनोपोली क्रिएट कर लूं मार्केट में, तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1988। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये आपको कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मार्क्स प्रोवाइड करती है। जैसे हमने बात की थी इको मार्क, तो ये सारी चीज़ें जो मार्क्स हमें मिलते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग चीज़ें जो रजिस्टर की जाती हैं, तो वो कौन देता है हमें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा रेगुलेशंस कौन करता है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इस एक्ट के अंदर कुछ रिड्रेसल एजेंसीज हैं, रिड्रेसल एजेंसीज जिसको हम कॉमन टर्म्स में कोर्ट्स भी बोलते हैं। ये जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं क्यों बनाई गई हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए। देखिए ये जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड की हैं। फर्स्ट वन इज योर डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकेंड वन इज योर स्टेट कमीशन एंड थर्ड वन इज योर नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेयरपर्सन होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक वुमेन का होना कंपलसरी होता है। यहाँ पे जो मैटर्स लिए जाते हैं उनकी मॉनेटरी लिमिट्स होती है 20 lakhs, राइट। दैट मीन्स जो भी गुड्स यहाँ पे डील किए जाएंगे उनकी मॉनेटरी लिमिट्स होगी अप टू 20 lakhs, राइट। अब देखिए क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इस कोर्ट के अंदर कोई भी केस लेकर गए तो यहाँ पे और उसकी वैल्यू अप टू 20 lakhs है, तो आप यहाँ पे अपना केस फाइल कर सकेंगे और ये कोर्ट आपको एप्रोप्रिएट डिसीजंस देगी कि भाई फॉल्ट किसका था और किसको कंपनसेशन देना पड़ेगा।
उसके लिए एक प्रोसीजर है, इनकी प्रॉपर डेडिकेटेड लैबोरेटरी होती है, उसमें गुड्स की सैम्पलिंग चेक की जाती है और अगर प्रोडक्ट्स में किसी तरीके का कोई फॉल्ट आता है तो सेलर के ऊपर लाइबिलिटी आती है कि भाई आपने जितना भी लॉस हुआ है आपके प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को, आपको वो सारा कंपनसेशन प्लस कोर्ट की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज योर स्टेट कमीशन। बेसिकली ये जो स्टेट कमीशन है हर स्टेट्स में एस्टैब्लिश की जाती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम होता है, एक चेयरपर्सन होगा और 2 अदर मेंबर्स जिसमें एक वुमेन होगी। यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि भाई अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन देने के 30 डेज के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपका केस 20 लाख तक का भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड ना हो तो उसी सिचुएशन में जा सकते हो। यहाँ पे जो लिमिट आती है वो आती है 20 लाख से ज्यादा लेकिन 100 लाख से कम। ठीक है, अप टू 100 लाख। नेक्स्ट इज योर नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक प्रेसिडेंट और 3 मेंबर्स होते हैं, बाकी में 2 अदर मेंबर्स होते थे। यहाँ पे टोटल मिला के जो मेंबर्स होते हैं 4 मेंबर्स हो जाते हैं। मैंने आपसे बोला कि भाई देखिए एक तो प्रेसिडेंट होगा और अदर कौन से होंगे, 4 मेंबर्स जिसमें से एक वुमेन होगी। नेशनल कमीशन के अंदर 100 लाख से ऊपर के इनरिस्पेक्टिव कितनी भी उसकी वैल्यू है सारे केस नेशनल कमीशन के अंदर केस फाइल किए जा सकते हैं। सेम सिचुएशन आती है कि भाई अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो डिसीजन देने के 30 डेज के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो और नेशनल कमीशन फिर आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन दे देता है। राइट। So students, this was all about the revision of our both the chapters, that is chapter number 11 and 12. I have you have recapitulated all the things very clearly. So thank you and have a nice day.